गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंतर्गत हम पावलोव के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पावलोव का सीखने का सिद्धांत। पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं। फिजियोलॉजी के क्षेत्र में डाइजेशन पर किए गए इनके एक अध्ययन में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1904 में। इसी अध्ययन के दौरान उन्होंने जो लार है उस पर भी इनका ध्यान केंद्रित हुआ। इसी के आधार पर इन्होंने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके जीवन काल की बात करें तो 1849 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनका देहांत हो गया था। इनके सिद्धांत को हम निम्न नामों से जानते हैं, जैसे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत और टाइप एस अनुबंधन। स्किनर की थ्योरी को हम टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं और इनकी थ्योरी को टाइप एस अनुबंधन। तो टाइप एस अनुबंधन इसे किस लिए कहा गया है इसको हम समझेंगे। कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, इसके अंतर्गत किसी एक उद्दीपक की उपस्थिति में जो अनुक्रिया होती है उस अनुक्रिया को हम किसी अन्य उद्दीपक की उपस्थिति में भी जब क्या करते हैं, दोहराते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि कंडीशनड रेस्पॉन्ड। एक उद्दीपक की उपस्थिति में जो प्रतिक्रिया होती है वह उस उद्दीपक की उपस्थिति में ना होकर किसी अन्य उद्दीपक की उपस्थिति में भी वह प्रतिक्रिया यदि दोहराई जाती है तो इसे हम कहते हैं कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी इसलिए बोला गया था क्योंकि जो पावलोव हैं उन्होंने एक प्रयोग के अंतर्गत प्रयोगशाला में जो एक उद्दीपक की उपस्थिति में जो अनुक्रिया होती है उसे किसी अन्य उद्दीपक की उपस्थिति में हम उस प्रतिक्रिया को करवाते हैं, यानी कि एक स्टिमुलस को किसी अन्य स्टिमुलस के साथ कंडीशनिंग करवाकर उसमें उस जो पहले वाले उद्दीपक से जो प्रतिक्रिया होती है उसे किसी अन्य उद्दीपक की उपस्थिति में जब हम उस प्रतिक्रिया को क्या करते हैं, दोहराते हैं, बार बार उसे करवाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्लासिकल, इसलिए इसका नेम दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसी प्रकार से टाइप एस कंडीशनिंग, यानी कि जो स्टिमुलस है उसकी कंडीशनिंग किसी अन्य जो स्टिमुलस है उसके साथ करवाकर हम किसी एक जो प्रतिक्रिया है उसे क्या करते हैं, दोहराते हैं, यानी कि उसके व्यवहार में उसे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार से की है इसे हम समझेंगे। सिद्धांत की व्याख्या तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं स्टिमुलस और उसकी जो अनुक्रिया है, रेस्पॉन्स है, उसके आधार पर ही इस सिद्धांत की क्या करी, व्याख्या करी कि किस प्रकार से जो उद्दीपक है और उसकी अनुक्रिया के बीच क्या होता है, एक कनेक्शन स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे कि सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी के अंतर्गत हमने इसको उद्दीपक और अनुक्रिया के नाम से जाना था। तो इसी को जो उद्दीपक है ना, किसी एक उद्दीपक की उपस्थिति में जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आग को देखकर हाथ पीछे हटाना। आग एक स्टिमुलस है तो हाथ पीछे हटाना क्या है, रेस्पॉन्स है। इसी प्रकार से भोजन सामने है तो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, दरवाज़ा खोलना या फिर लार टपकना, ये क्या होंगे, ये क्या है, कोई एक उद्दीपक, भोजन सामने है तो उसे प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा है या उसको प्राप्त करने के लिए जो हम अनुक्रियाएं करते हैं वह क्या है, अनुक्रिया है। तो उद्दीपक, इन्होंने उसको क्या नाम दिया, स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि एक उद्दीपक की उपस्थिति में जो अनुक्रिया होती है उसे उन्होंने क्या नाम दिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। तो इसी प्रकार की अनुक्रियाओं को उन्होंने स्वाभाविक अनुक्रिया और स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया का नाम दिया। अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है ना,
आग को देखकर हाथ पीछे हटाना, इसी प्रकार से भोजन को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं करना, ये क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। हमने एग्जाम्पल आपको दिया था कि कागज पेन को देखकर लिखने की प्रक्रिया, तो ये क्या है, एक स्वाभाविक क्या है, उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन ये यहाँ पर क्या करते हैं, इस जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसी के साथ किसी एक अन्य उद्दीपक को साथ में जब प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है कि वह स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। तो जब हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, बार बार इन दोनों उद्दीपकों को सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो जो स्वाभाविक अनुक्रिया है ना, जो पहले से जो अनुक्रिया हो रही है वह क्या होती है, संपन्न होती है। लेकिन एक बार जब इनको बार बार एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो जो उद्दीपक हमने बाद में प्रस्तुत किया, एक तो स्वाभाविक उद्दीपक है और उसके साथ हमने एक अन्य उद्दीपक को क्या करा है, बार बार उपस्थित करा है, जिसे हम तटस्थ उद्दीपक या कंडीशनल स्टिमुलस भी कहते हैं। उसको हम दो नामों से उसको दो नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, तटस्थ उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक भी कहा जाता है। यानी कि अगर उसके साथ एक स्वाभाविक उद्दीपक जो है, जैसे कि भोजन के साथ कोई एक अन्य और स्टिमुलस अगर रखा जाता है तो हमारी क्या होती है, वही प्रक्रिया, वो जो पहले स्वाभाविक जो रिस्पॉन्स हो रहा था वह क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन एक समय के बाद जब हम इनको बार बार प्रस्तुत करते हैं तो जो स्टिमुलस हम दोनों उद्दीपक जो साथ में रख रहे थे उसमें से जो जिसे हमने कहा अनुबंधित उद्दीपक या तटस्थ उद्दीपक जिसे हमने कहा, उसकी उपस्थिति में जो पहले वाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो क्या होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हमने किसका नाम दिया है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का नेम दिया है। इसे हम निम्न जो कुछ पॉइंट्स मैंने इसको दिखाया है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, इन्हें समझना पहले आपको बहुत ज़रूरी है। स्वाभाविक उद्दीपक वो उद्दीपक हैं यानी कि जिस उद्दीपक के कारण कोई अनुक्रिया होती है, यह क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे कि भोजन को देखकर लार का टपकना, पेन या पेंसिल को देखकर लिखने का प्रयास करना, या फिर आग को देखकर हाथ पीछे हटाना, ये उन्होंने इनको क्या नाम दिया, स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया। अब जब हम क्या करते हैं, जो स्वाभाविक उद्दीपक है जैसे आग है, आग के साथ हमने कोई अन्य उद्दीपक को साथ में रख दिया, वो किसी प्रकार की लाइट हो सकती है या कुछ भी, हम उसके साथ अन्य क्रिया को भी क्या करते हैं, जोड़ के, या किसी अन्य वस्तु को भी उस समय क्या करते हैं, उपस्थित करते हैं, तो तब भी हम क्या देखते हैं कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यानी कि जो पहले वाली अनुक्रिया है वह हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्वाभाविक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक को जब हम बार बार बच्चे के सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वह क्या करता है, पहले जैसी अनुक्रिया करता है। एक समय ऐसा आता है जब हम इन दोनों को साथ में रख रहे होते हैं तो स्वाभाविक उद्दीपक की ना उपस्थित होने पर भी जो अनुबंधित उद्दीपक है उसको अगर समक्ष रखा जाता है तब भी क्या होगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। तो इन्होंने इसको अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, जो प्रयोग के थ्रू बताया कि भोजन को देखकर, जैसे कि भोजन को अगर सामने देखते हैं तो क्या होता है, लार टपकती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जो स्वाभाविक उद्दीपक हमारा है वह क्या है, भोजन है, तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी, लार का टपकना। अब क्या हो रहा है कि स्वाभाविक उद्दीपक, वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, भोजन के साथ एक अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी बजाना, वो क्या करते हैं, जैसे ही भोजन सामने रखते हैं उसी वक्त क्या करते हैं, एक घंटी भी बजाते हैं। तो इसे वो क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तब भी कौन सी प्रक्रिया होती है, लार का टपकना की अनुक्रिया होती है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब सिर्फ घंटी बजती है, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक जिसे हमने बोला, तो सिर्फ घंटी बजने पर ही क्या हो रही है, लार का टपकना की अनुक्रिया हो रही है। भोजन नहीं है फिर भी क्या हो रहा है, लार टपक रही है। तो इस ऐसे उन्होंने क्या करा, सीखने की व्याख्या करी कि किस प्रकार से किसी एक
एक उद्दीपक की उपस्थिति में जो अनुक्रिया होती है उसके ना होने पर भी किसी अन्य उद्दीपक से हम इस प्रकार से उसकी कंडीशनिंग करवा देते हैं कि क्या होता है कि जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वह संपादित होती है। तो इसको इनके प्रयोग के आधार पर देखेंगे कि कैसे उन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो उन्होंने एक डॉग पर इसका क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके सामने वो क्या करते थे, भोजन, और जब वो भोजन रखते थे उसी वक्त वो क्या करते थे, एक जैसे कि भोजन है, भोजन को देखकर लार टपकना एक क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन है तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, लार का टपकना। तो उन्होंने क्या किया, जब वो भोजन को सामने रखते थे उसी समय वो क्या करते थे, एक घंटी भी बजाते थे। तो कुछ समय बाद जब यह प्रतिक्रिया बार बार दोहराई गई तो एक समय पर ऐसा देखा गया कि सिर्फ घंटी के बजने पर ही जो डॉग है उसके मुंह से क्या हो रहा था, लार टपकने लग जाती थी, क्योंकि जो घंटी की आवाज़ है उसके साथ क्या हो चुकी थी, कंडीशनिंग हो चुकी थी भोजन की, और जो लार है भोजन और घंटी के बीच में क्या हो चुकी थी, एक कंडीशनिंग हो चुकी थी जिससे कि उसकी लार टपक रही थी। उसी को हमने यहाँ पर इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रक्रिया हो रही है। जैसे भोजन को देखा तो लार टपकने की प्रक्रिया क्या हो रही है, लेकिन फिर हमने क्या करा, घंटी को और भोजन को साथ में प्रस्तुत किया जिससे कि क्या हो रहा है, तब भी लार टपक रही। यहाँ पर भोजन कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट का भी कार्य इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत करता है। एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ घंटी बजती है तब भी जो डॉग है उसके मुंह से क्या होती है, लार टपकती है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सीखने के सिद्धांत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उच्चतर कोटि अनुबंधन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग का तात्पर्य यह है कि जैसे यहाँ पर हमने भोजन के साथ बेल की कंडीशनिंग करवाई, यानी कि दो उद्दीपकों के बीच में हमने क्या कराई है, कंडीशनिंग करवाई है, भोजन और बेल के बीच में। तो जब यहाँ बेल बज रही है तब भी क्या हो रहा है, वही प्रतिक्रिया हो रही है जो भोजन की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं कि जो बेल है इसके साथ भी हम किसी एक अन्य कोई स्टिमुलस को प्रस्तुत करके क्या कर सकते हैं, इसी क्रिया को क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, यानी कि इसी अनुक्रिया को दोहरा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के साथ यह किया था कि उन्होंने जब वो बेल बजा रहे थे, पहले तो ये वाली प्रक्रिया हमने क्या करी, लेकिन जो थर्ड स्टेप पे था कि बेल बजा रहे हैं उसके बाद भी क्या हो रही है कि लार टपक रही है, तो हमने फिर उसे क्या किया जाता था, भोजन दिया जाता था। तो बेल के साथ भी कोई अन्य स्टिमुलस रख के, जैसे कि बेल बजाया, अभी हम सिर्फ बेल बजा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, लार टपक रही है। अब बेल के साथ हमने कोई अन्य स्टिमुलस और रख लिया, तो जिससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम पे जब इन दोनों को बहुत बार दोहराया जाएगा तो वह अन्य स्टिमुलस की उपस्थिति में ही क्या होगी, लार का टपकना होगा। इसे उन्होंने बोला उच्चतर कोटि अनुबंधन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। तो ये प्रयोग भी इन्होंने यहाँ पर किया कि बेल के साथ वो क्या करते थे, यहाँ पर लाइट को भी क्या करते थे, जलाते थे। जैसी बेल बजती थी उसी समय पर क्या होता था, लाइट भी ऑन की जाती थी। तो जब बाद में एक समय ऐसा आया कि लाइट के ऑन होने पर भी क्या हुई, लार टपकने की प्रक्रिया हुई, जिसे हमने क्या कहा, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। तो उस जो एक अन्य स्टिमुलस हमने जोड़ा उसके साथ भी हम किसी एक अन्य स्टिमुलस को जोड़कर जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उसको संपादित कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। इसी में आगे समझेंगे कि और उन्होंने किन बातों को कहा। तो उन्होंने बताया कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है और अनुबंधित उद्दीपक है उनको जो प्रस्तुत करने का एक समय होता है, यानी कि किस क्रम में हमें उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में, जैसे कि हमने बोला, एक तो हमने स्वाभाविक उद्दीपक और एक हमने अनुबंधित उद्दीपक जिसे हमने कहा, उसे हम क्या करेंगे, साथ में अगर रखते हैं इन्हीं को, जैसे कि हमने इन नेम को आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, जैसे CS कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस इसमें कौन सा है,
जो कि घंटी की आवाज़ जो है वो क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस। और अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया भोजन, यानी कि ऐसा स्टिमुलस जो क्या है स्वाभाविक रूप से होता है, उसे हम कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो इनको जब हम दोनों को साथ में रखते हैं तो इनके बीच में समय अंतराल यानी कि कितने इनके बीच में जो अंतर है, कितनी देर में हमको उसे देना है या कितने पहले हमें उन्हें देना है, इसको इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया। तो ये बताते हैं कि जब हम स्वाभाविक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक को क्या करते हैं, साथ में रखते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा समय अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि ये समय अंतराल बहुत ज़्यादा होगा तो जो एक बॉन्ड बनता है, जो कंडीशनिंग हो रही है, वो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, इनको प्रस्तुत करने के बीच में जो आदर्श समय अंतराल है वह 0.2 सेकेंड से 2 सेकेंड तक होना चाहिए। यानी कि 2 सेकेंड से, यानी कि जैसे कि हम भोजन दे रहे हैं उसके 2 सेकंड बाद या 2 सेकंड पहले या इसी बीच में हमको क्या करना होगा, बेल को भी बजाना होगा, तभी क्या होगी, कंडीशनिंग होगी। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, अगर गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने इसके 4 प्रकार बताए थे। पहला है समक्षणिक कालिक क्रम या फिर साइमल्टेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस, यानी कि जब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने भोजन रखा उसी वक्त हमने क्या करा, घंटी बजाई। तो इसे हमने बोला, यानी कि जब दोनों चीज़ क्या हो रही हैं, जो दोनों उद्दीपक हैं एक साथ जब क्या होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस। इसी प्रकार से विलंबित कालिक क्रम, डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस, इसमें क्या होता है कि जो कंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि तटस्थ उद्दीपक भी जिसको हमने बोला, उसको हम कुछ समय पहले रखकर तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक हम, जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन है, उसको हम जब तक प्रस्तुत नहीं कर देते तब तक हम उससे यानी कि तटस्थ उद्दीपक को हम थोड़ा पहले क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है उसे हम उसके प्रस्तुत होने तक हम उसे क्या करते हैं, लगातार दोनों को, जो पहला वाला स्टिमुलस है उसको भी हम देते रहते हैं। यानी कि जैसे कि भोजन देने से पहले कुछ समय पहले से हमने घंटी बजाना शुरू करा, और जब तक हम उसे भोजन नहीं देते तब तक हम क्या करते हैं, घंटी बजाते रहते हैं। तो इसे कहते हैं डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस, यानी कि हम उसको जब तक, जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है तब तक उसे हम क्या कर रहे हैं, बजाते रह रहे हैं। तो ये हमारा कहलाएगा डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस। इसी प्रकार से है ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, जो हमने एक नया उद्दीपक रखा है उसे हम पहले देकर क्या करते हैं, थोड़ी पहले ही क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि जैसे भोजन देने से पहले ही, थोड़ी देर पहले आपने क्या करा, कोई अन्य स्टिमुलस प्रस्तुत किया, यानी कि तटस्थ उद्दीपक प्रस्तुत किया, और उसे थोड़ी देर पहले, जो हमने डिलेड में किया था, डिलेड में हमने क्या किया, जब तक हम भोजन दे रहे हैं तब तक हम उसे क्या करते रहते हैं, बजाते रहते हैं। तो जो संकेत कालिक क्रम है उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम भोजन को सामने रख रहे हैं उससे पहले ही हम उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक हिंट देकर बेल बजाकर हमने क्या करा, बंद कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, संकेत कालिक क्रम। पश्चिगामी कालिक क्रम में क्या होगा जी, जो उद्दीपक हमने, जो हमारा तटस्थ उद्दीपक है उसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ बाद में, यानी कि जब हमने भोजन दिया उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं पश्चिगामी कालिक क्रम। अब इसमें क्या है कि जो हम बाद में भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं, एक साथ भी दोनों को प्रस्तुत कर सकते हैं। एक को हमें थोड़ा पहले प्रस्तुत करके जब तक हम भोजन दे रहे हैं तब तक हम उसको कंटिन्यू उसके साथ में रख सकते हैं। तो ये सारे, लेकिन इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा देर में नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पहले भी हमको नहीं देना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यानी कि कुछ सेकंड का ही हमारा क्या होना चाहिए, इनमें
अंतर होना चाहिए। तो अगर हम इसमें बात करें तो इन्होंने बताया कि सबसे बेस्ट जो है वो है डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस। तो डिलेड सीखने की प्रक्रिया को जो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जिसमें होगा, जो यानी कि कंडीशनिंग सबसे तीव्र गति से किसमें होगी, डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस में, जिसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ समय पहले आपने कोई उद्दीपक दिया, उसको आप जब स्वाभाविक उद्दीपक दिया जा रहा है तब तक आप उससे कंटिन्यू रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है कंडीशनिंग करने के लिए, क्योंकि दो स्टिमुलस के बीच में अगर कंडीशनिंग करानी है तो सबसे बेस्ट किसे माना गया है, डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस को। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यानी कि हम इसको एजुकेशन में कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो यह सिद्धांत भी पुनर्वलन को महत्व देता है। तो कहीं ना कहीं जो भोजन है वो क्या कर रहा है, रीइंफोर्समेंट के रूप में कार्य करता है। तो रीइंफोर्समेंट को यह सिद्धांत भी महत्व देता है कि सीखने की प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में हमें क्या होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट ज़रूर देना चाहिए। यह शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग को महत्व देता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि शिक्षण के दौरान हम सहायक सामग्रियों को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, उन जो बातें हम बताते हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं एक स्टिमुलस है, तो उसी के साथ हम रिलेट करके कोई अन्य चीज़ के माध्यम से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर किसी प्रकार की हमने, जैसे कि हम यहीं पर पिक्चर्स के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश करी, और मैंने आपको बातों से भी बहुत सारी बातें बताई कि कैसे यहाँ पर कंडीशनिंग हो पा रही है। तो इस पिक्चर को देखकर ही आप पूरी प्रक्रिया को क्या हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो हमने दो स्टिमुलस सामने, एक तो हमने अपनी वॉइस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी, अपने शब्दों के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश करी। दूसरा हमने किया कि यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से भी हमने आपको यहाँ पर समझाया। तो ये आसानी से तो यह बताता है कि कैसे हम इन दो चीज़ों को हमने क्या करा, रिलेट करके जब आपके सामने यह पिक्चर होगी तो तब भी आप इस पूरी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने क्या किए, दो स्टिमुलस आपके सामने प्रस्तुत करे। तो इसलिए इन्होंने बताया कि शिक्षण जो सहायक सामग्री है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री है, तो इसके प्रयोग से हमने जो कॉन्सेप्ट है उसे आसानी से आपको क्या करा, समझाया है। तो जो टीचिंग एड्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक किसी कॉन्सेप्ट से हम रिलेट करके सिखाते हैं। तो ये दो उद्दीपक क्या होते हैं हमारे सामने। तो जब हमारे पास एक, यानी कि अगर कोई पिक्चर ही होगा, उसके माध्यम पर हम उसको क्या कर सकते हैं, पूरा डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण को और क्या बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। इस विधि से सरलता से शिक्षण कार्य किया जा सकता है और अधिकतर बालक इस विधि से सीखते हैं। तो यह देखा गया है कि जब हम किसी कार्य को सिखाते हैं या कुछ भी बातें बच्चों को बताते हैं, तो इस प्रकार से हम उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से सिखा सकते हैं। यानी कि किसी दूसरी स्टिमुलस से रिलेट करके भी हम चीज़ों को आसानी से सिखा पाते हैं, और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से सीखते भी हैं। इस सिद्धांत की सहायता से मंद बुद्धि के बालकों में अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक किसी स्टिमुलस के माध्यम से यदि बालक नहीं सीख पा रहे हैं, तो किसी अन्य स्टिमुलस को रखकर भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। यानी कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो तो एक ही बार में किसी एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो मंद बुद्धि हैं उनको साथ हम किसी अन्य चीज़ से उन्हें रिलेट करके जब चीज़ों को समझाते हैं, यानी कि किसी अन्य स्टिमुलस को उनके सामने प्रस्तुत करके हम क्या करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी अन्य स्टिमुलस के माध्यम से उस जो प्रतिक्रिया है, अनुक्रिया है, उसको आसानी से कर पाते हैं और सीख पाते हैं। इस सिद्धांत के प्रयोग में बालकों में भय संबंधी और तनाव संबंधी समस्याओं को आसानी से समाधान किया जा सकता है। जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा इस फील्ड में यूज़ किया जाता है कि जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, किसी प्रकार का भय यानी कि डर जो बालकों में है उनके अंतर्गत बैठा है, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने लिया है, तो इसका समाधान इस सिद्धांत के माध्यम से आसानी से
किया जाता है। आपने देखा होगा कि भय जो है वह डेवलप कैसे होता है ना। कभी जो छोटे बच्चे होते हैं वह किसी भी प्रकार के जानवर या फिर कोई आसपास स्टार्टिंग में, है ना, वो उन चीज़ों से नहीं डरते हैं, वो उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या होता है, डराया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, जब मूवीज़ भी आपने मूवी देखी होंगी, तो मूवी में एक इस प्रकार का साउंड पीछे से दिया जाता है कि उस साउंड को, वो साउंड अगर फिर हमें जैसे वीडियो में आगे अगर सुनाई देता है तो हमको वो डर पहले ही लगने लगता है। यानी कि किसी प्रकार की सिचुएशन वहाँ पर डर की नहीं है, लेकिन वो साउंड अगर जहाँ पर कोई पहले कोई ऐसी घटना हुई जहाँ पर क्या हुआ, कुछ डर का सीन दिखाया गया और उसके पीछे क्या हुआ, एक साउंड भी डर का वाला साउंड प्रस्तुत किया जाता है। तो जब आगे जब वीडियो चलता है उसमें अगर उस प्रकार का साउंड अगर आता है तो हम क्या होता है कि एक डर पहले से ही आने लगता है। तो डर भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। बच्चे में किसी जानवर को देखकर डर भी नहीं होता है, तो उसे अगर हम डराते हैं कि ये क्या है, खतरनाक हो सकता है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, जो डर है वो या फिर तनाव जो है इसी प्रकार से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो इनकी जगह पर जैसे कुछ प्लीजेंट, जैसे कि हमने बोला कि एक जो डर का साउंड है उसी से हम क्या होते हैं, हमें डर की जो फीलिंग है वो क्या होती है, होने लगती है। तो उसके स्थान पर कोई प्लीजेंट साउंड अगर हम क्या करें, डालें, तो हमारा कहीं ना कहीं जो भय है वो क्या हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। तो वो जो प्रतिक्रिया है वही प्रतिक्रिया ना होकर किसी अन्य प्रकार की क्या होगी, यानी कि जो इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, जैसे भय है या स्ट्रेस है, इनको कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य सिद्धांतों में, इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार, अनुशासन और आदतों के निर्माण में भी सहायक होता है। यह सिद्धांत क्या है, बालकों में अच्छे व्यवहार और अनुशासन और आदतों के निर्माण में भी सहायक होता है। यानी किसी प्रकार की गलत व्यवहार यदि है तो उसके स्थान पर कोई सही व्यवहार, कोई अच्छी आदत को हम प्रस्तुत करके हम क्या कर सकते हैं, सही प्रतिक्रिया को करवा सकते हैं। तो यह सिद्धांत हमें यहाँ पर भी मदद करता है कि जो किसी प्रकार का अगर सही व्यवहार नहीं दिखाया तो वहाँ पर हम किस प्रकार से अच्छे व्यवहार को, अच्छे अनुशासन को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। किस रूप में, वहाँ पर दोनों में एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करके एक अन्य स्टिमुलस, उसी से संबंधित अन्य स्टिमुलस बार बार उसके सामने, यानी कि अच्छा व्यवहार उसके सामने, अच्छी आदतों को बार बार उसके सामने प्रस्तुत करके हम वही एक सही प्रतिक्रिया क्या कर सकते हैं, बच्चे में विकसित कर सकते हैं। तो यह सिद्धांत हमें इस प्रकार से हमारी शिक्षा में क्या करता है, योगदान देता है। तो यहाँ पर जो मेनली थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो रहा होगा, इन शब्दों को अगर यदि आप आसानी से समझ जाएंगे, UCS स्वाभाविक उद्दीपक और UCR यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि कोई उद्दीपक जिसके होने पर जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनकंडीशनल। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई सिचुएशन नहीं है, जो उद्दीपक है उसकी, जैसे कि भोजन है तो भोजन की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है, लार टपकना, है ना। बॉल अगर देखी तो बॉल से खेलना शुरू कर देना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हम उसी के साथ, उस स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जब हम क्या करते हैं, एक अनकंडीशनल क्या करते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस को हम क्या करते हैं, रखते हैं। कंडीशनल स्टिमुलस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा ये आएगा कंडीशनल स्टिमुलस। तो जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है उसी के साथ हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस रखते हैं, यानी कि जिसे हम क्या कर रहे हैं, अनुबंधित कर रहे हैं किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ। तो उसी उद्दीपक को जब हम क्या करते हैं, बाद में सिर्फ उसे स्वाभाविक उद्दीपक को हटाकर सिर्फ हम कंडीशनल स्टिमुलस को रखते हैं, तो वह क्या होती है, तब भी हम क्या करते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को बच्चे में ला सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो आप लोगों को समझ आया होगा। इससे संबंधित अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होंगे तो इसे हम फिर
डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।